हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा जैसा चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास से, चैप्टर नंबर 4 सारणिक। तो आज इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम्पल है। तो ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आज ही एग्जाम हुआ था ये। तो बोर्ड एग्जाम 2020 में ये पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2020 एग्जाम्पल है ये। 3 नंबर का सवाल पूछा गया है। क्या है ये एग्जाम्पल नंबर, कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर किताब में आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 16। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दे रखी है जिसके एलिमेंट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर प्रूव करवाया है ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है, बुक में आपको मिलेगा। और ये इसी साल पूछा गया, आज ही के दिन एग्जाम हुई है 18/6/2020 राजस्थान बोर्ड। तो इसमें ये सवाल आया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके बराबर प्रूफ करना कितना आसान है, बहुत आसान सवाल है। और 3 नंबर आपके पक्के थे, जिसने भी भैया ने बोर्ड एग्जाम दिया उसके 3 नंबर ये फिक्स थे, पक्के थे। तो इसमें क्या करना है, LHS लेनी है। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। देखिए आपको बताया था सारणिक का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या प्रक्रिया? सबसे पहले ये देखते हैं किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से कोई राशि कॉमन तो नहीं है, यदि है तो उसको सारणिक से बाहर निकाल लेते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं, सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में 2 शून्य बनाते हैं। ये 2 शून्य एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में नहीं बने तो कहीं पर बन जाए। और उसके पश्चात कॉमन अवयवों को फिर बाहर निकालते हैं। और अंत में जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में 2 शून्य बनाए उसी के सापेक्ष सारणिक का प्रसार करके सारणिक का मान दिए गए मान के बराबर सिद्ध कर देते हैं। हर क्वेश्चन में हमें यही अपनाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन तो कुछ है नहीं। क्या एक ही पंक्ति में 2 शून्य बन सकते हैं? वो भी दिक्कत देगा। वैसे तो बन जाएंगे, अलग अलग बनेंगे। जैसे मान लो आपने C1 में से C3 घटा दिया तो 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा? 0। ऐसे आपने C1 में से C3 घटा दिया, 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो एक 0 यहाँ बन जाएगा, एक 0 यहाँ बन जाएगा। और भी कुछ किया जा सकता है क्या? एक ही लाइन में 2 0 बनाए जा सकते हैं, अर्थात एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में। तो रिजल्ट को भी देखते चलते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए हमने क्या कहा था, एक ही लाइन एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में 2 शून्य तब बन पाते हैं जब उसका प्रत्येक अवयव 1 1 1 हो जाए। ऐसा करने के लिए प्रत्येक अवयव एक सा होना चाहिए जिसको सारणिक से हम बाहर निकाल सकें। तो क्या ऐसा इसमें टेक्निक लगाई जा सकती है कि प्रत्येक अवयव एक सा हो जाए किसी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ का संक्रियाओं के द्वारा? तो देखो क्या किया है वो जरा समझना है इसमें। ऐसा बनाने के लिए तो रिजल्ट को भी थोड़ा देख लो, ये रूप बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो इसकी R1 में से A कॉमन ले लिया। तुम कहोगे A तो है ही नहीं, आप एक काम करो इसको ऐसे लिख लो। अगर इसमें से A कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जहां पर है वहां से तो हट जाएगा, जहां नहीं है वहां पर भाग में आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो A इंटू 1 अपॉन ए, इसको भी लिख सकते हो A इंटू 1 अपॉन ए। देखें समझना। तो अब अरे ए का अंदर गुणा कराओगे ए से ए हट जाएगा, ए से ए हट जाएगा। ए का अंदर गुणा कराओगे ए से ए हट जाएगा, ए का गुणा 1 से करोगे तो ए आ जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन कोई अंतर नहीं है, केवल मैंने रूप बनाने के लिए अब R1 में से क्या कॉमन में आ जाएगा, यहाँ से A। ऐसे ही इसको लिख लो। इसको कैसे लिख पाओगे आप, B इंटू 1 अपॉन बी। इसमें से B कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन बी। यहाँ तो 1 अपॉन बी हो जाएगा प्लस 1। ऐसे इसमें से अगर इसको ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, B इंटू 1 अपॉन बी। ऐसे ही इनको लिख लो, ऑर्डर बन जाएगा C इंटू 1 अपॉन सी, C इंटू 1 अपॉन सी। और इसमें से C अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन सी प्लस 1। देखिए आपका वो वाला ऑर्डर भी बनता जाएगा। ये मैंने ऐसे लिख लिया है, थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया है। इसको नहीं भी लिखते इस लाइन को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब R1 में से क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है, देखो A सबके गुणन में है। R1 में से R2 में से क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है, B। और R3 में से क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है, C। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिखते R1 से A लेने पर। तो यहाँ से क्या होता, A कॉमन लेते तो 1 अपॉन A प्लस 1 हो जाता, या 1 अपॉन A या 1 अपॉन A ऐसे हो जाता। लेकिन वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप लिख दिया है।
तो यहां से क्या किया मैंने, R1 से A, R2 से B और R3 से C उभयनिष्ठ ले दिया कॉमन। 3 नंबर देखो कितने आसान थे। तो अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, R1 से A, R2 से B, R3 से C। यहां पे क्या बचेगा 1/a+1। यहां पे क्या बचेगा 1/a। इनमें से क्या बचेगा, b कॉमन ले लोगे तो 1/b। यहां से क्या बचेगा, b कॉमन ले लोगे तो 1/b+1। यहां से क्या बचेगा b कॉमन लेने पर 1/b। ऐसे ही इनमें से यहां से c कॉमन में लोगे तो क्या आएगा 1/c। अगले स्टेप को इधर दर्शा देता हूं, यहां लिख लीजिए। रिजल्ट तो आपको कंफर्म ही है, इसको हटा देता हूं। देखिए तो R1 से तो आपने A ले दिया, R2 से B ले दिया, R3 से C। तो क्या बचेगा, यहां से तो 1/a+1 या 1+1/a कह दो। यहां से 1/a। इसमें से B कॉमन लोगे तो 1/b, 1/b+1, 1/b, 1+1/b+1 कह दो या 1+1/b कह दो। यहां से 1/b। C कॉमन ले लोगे इसमें से तो 1/c, 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 1/c और 1/c+1 कह दो या 1+1/c। समझ में आ रहा है, सिद्ध करना था उसको द्वारा से लिखूंगा, ये सिद्ध करना था। ये देखिए तो वही रूप अपने आप बनता जाएगा इसमें। अब यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर मैं R1 में R2 और R3 को जोड़ दूं तो R1 का प्रत्येक अवयव एक सा हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, यहां से R1 में एक संक्रिया लगाई कि R1 में मैंने R2 को भी जोड़ दिया और R3। तो क्या हो जाएगा ABC जोड़ो। तो अगर इसमें ये दोनों अवयव जुड़ेंगे, R1 में आप R2 और R3 को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये देखिए। अब इसमें ये दोनों अवयव जुड़ेंगे तो 1+1/a+1/b+1/c, यही स्टेप तो हो जाएगा। देखिए ऐसे ही इसमें ये दोनों जुड़ेंगे तो 1/a+1+1/b+1/c, और ऑर्डर में लिखोगे इसको तो यही अवयव तो बनेगा। ये देखिए ऐसे इसमें ये दोनों अवयवों को जोड़ोगे तो 1/a+1/b+1+1/c। अब इनको क्रम से लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे आप। ये देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा। बाकियों को ऐसे ही लिख दो 1/b, 1+1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1+1/c। अब R1 का प्रत्येक अवयव देखो एक सा हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको अगर बाहर निकालोगे तो क्या रह जाएगा 1 1 1। तो एक ही लाइन में 2 जीरो बनाना आपका आसान हो जाएगा। तो यहां से बस यही काम कर लिया, R1 से 1+1/a+1/b+1/c क्या कर दिया आपने, उभयनिष्ठ ले लिया कॉमन। तो क्या आएगा ABC और 1+1/a+1/b+1/c कॉमन ले दिया। ये तो एक ही अवयव है, पूरा अवयव कॉमन में आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। ऐसे ये पूरा अवयव कॉमन में आएगा क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पर भी ये पूरा अवयव कॉमन में आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 1। बाकियों को ऐसे लिख दो 1/b, 1+1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1+1/c। देखिए अब यहां से 2 जीरो बनाना आपका आसान हो गया। कैसे भी घटा के लिख सकते हो। C2 में से C1 घटा दो, 1 में से बन जाएगा तो 0 बचेगा। C3 में से भी C1 घटा दो, 1 में से बन जाएगा 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0। और यही हमें करना होता है, आपको पहले समझा रखा है। 2 संक्रिया लगा रहा हूँ यहाँ पर, C2 में संक्रिया लगा रहा हूँ तो C2 में से क्या घटा रहा हूँ C1, तो C2 चेंज हो जाएगा। अब C2 से कुछ मत लेना। C3 में से भी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे C1 को हटा दिया। ये देखिए तो 2 संक्रिया लगाइए, C2 में से C1 घटाया और C3 में से भी C1, तो क्या आएगा ABC। ये ऐसे ही रहेगा 1+1/a+1/b+1/c। क्या बचेगा उसको लिख लो। तो C1 का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 1/b 1/c। इसमें से ये घटेगा तो 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 0। 1+1/b में से 1/b घटेगा तो 1/b से 1/b घट जाएगा, क्या रह जाएगा 1। 1/c में से 1/c जाएगा, क्या बचेगा 0। C2 - C1 हो गया। अब C3 में से भी C1 घटाना है तो 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 0। 1/b में से 1/b जाएगा, क्या बचेगा 0। और 1+1/c में से 1/c जाएगा तो 1/c से 1/c कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1। देखिए
तो R1 में 2 जीरो बन गए कि नहीं? तुम कहोगे सर यहाँ पर भी 2 जीरो बन गए। हाँ वो बात अलग है, आपको एक पंक्ति में बनाने थे या एक स्तंभ में, तो हमने बना ली। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया? बस हो गया सवाल। अब किसी के सापेक्ष इसका प्रसार करा तो R1 के या C2 के या C3 के या C1 के, किसी के सापेक्ष, लेकिन जिसमें 2 जीरो बनाने का आपने प्रयास किया है, कहाँ पहली पंक्ति बनाने का प्रयास किया, उसी के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर दीजिए। बस यहीं पर रिजल्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये अपने आप रूट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टेप एक बार फिर देख लो। मैंने क्या कहा था, आप डायरेक्ट भी 2 जीरो बना सकते थे यहाँ से, इसमें से इसको घटा देते तो 1 में से बन जाएगा जीरो, इसमें से इसको घटा देते 1 में से बन जाएगा जीरो, कैसे भी जीरो बना सकते थे। लेकिन एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ बनाने के लिए अवयवों को एक सा कर देते हैं। तो मैंने ये सोचा रिजल्ट को भी देखते हुए, अगर इसमें से ए कॉमन ले लूं, इसमें से बी और इसमें से सी, तो ये स्टेप आ जाएगा। और R1 में R2 और R3 को जोड़ देंगे तो R1 का प्रत्येक अवयव एक सा हो जाएगा। R1 के प्रत्येक अवयव को बाहर निकालोगे तो 1 1 1 आ जाएगा, और 1 1 1 आ गया तो ये तो मैं आपको समझा ही रहा था। अब 2 जीरो बनाना इसमें आसान हो जाएगा, C2 - C1 C3 - C1। समझ में आया हुआ यहाँ तक? अब बस R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दीजिए और रिजल्ट यहाँ प्रूव हो जाएगा। देखिए R1 के सापेक्ष, यहां से देखिए R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर करा दीजिए तो क्या आएगा, ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C। ये तो ऐसे ही प्रसार करा दीजिए तो 1 के लिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 का गुणा तो 1 से -0, और 0 के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो क्या बनेगा, 0। 1 × 1 क्या आएगा, 1, ये टोटल 1 आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें होगा तो क्या मिला, ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C। यही हमारी RHS है। तो ये 18/6/2020 और आज के दिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज RBSC बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था आपका, तो आप को देखा आपने कितना इजी था। ये 3 नंबर में सवाल आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो इस समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमारे सवाल चल रहे थे। एग्जाम्पल आपको खुद देखने हैं, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिखना, मैं उस एग्जाम्पल को करा दूंगा। फिलहाल आपने देखा ये एग्जाम्पल कितना आसान था, समझ में आ गया होगा, ढंग से आया होगा। तो 3 नंबर आपके आसान थे। आगे के फिर देखते हैं। देखिए तो इस प्रश्नावली 4.2 में 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, पहले उनको करता हूं, फिर विविध प्रश्नावली के सवाल करता हूं। तो प्रश्नावली 4.2 देखिए, प्रश्नावली 4.2 तो कहां तक क्वेश्चन हो गए थे, लास्ट क्लास में 1-2 सवाल रह गए थे, उनको पहले करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 11 तक करा दिए थे, ओमेगा इकाई का घनमूल है, वहां तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 12वां, उसके बाद 13वां, 2 क्वेश्चन और बचे 4.2 में, फिर उसके बाद विविध प्रश्नावली। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सिद्ध कीजिए एक सारणिक दे रखा है, क्या है, A² BC AC + C², A² BC AC + C², और A² + AB, B² और AC। तीसरे रो में क्या दे रखा है, तीसरी पंक्ति में AB, यहां पर दे रखा है B² + BC, और उसके बाद C²। ये बराबर प्रूव करवाया किसके, 4A² B² C², 4A² B² C²। देखिए सवाल समझ में आएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका प्रूफ देखिए। तो LHS ले लिए, A² BC AC + C², A² + AB B² AC, AB B² + BC C²। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से कोई कॉमन में तो नहीं है, उसको बाहर निकाल। फिर उसके बाद हम 2 जीरो बनाने का प्रयास करें।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पहले स्तंभ में देखो तो इसमें ए है, यहाँ से भी ए कॉमन में आ जाएगा। देखिए ए कॉमन लोगे तो ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से भी ए, तो C1 से क्या कॉमन में आ रहा है ए, इसी प्रकार C2 से क्या कॉमन में आ रहा है बी, इसी प्रकार C3 से क्या कॉमन में आ रहा है सी। तो जो कॉमन है उनको बाहर निकालिए। तो C1 से ए, C2 से बी तथा C3 से सी को वैनिश्ड ले लिया। पहला काम ये, सबसे पहले यही देखते कोई कॉमन में तो नहीं है तो उसको बाहर निकाल लेते। तो निकाल लिया हमने, देखिए यहाँ से R1 से C1 से A निकाला, C2 से B, C3 से C। तो यहाँ से अगर A निकालोगे तो A रह जाएगा, इसमें से A निकाल लोगे तो यहाँ A प्लस B बचेगा, A निकालोगे B रह जाएगा, इसमें से पूरे में से B निकालना तो क्या बचेगा C, B, B निकालोगे तो क्या बचेगा B प्लस C, इसमें से C कॉमन लोगे तो क्या बचेगा A प्लस C, C कॉमन लोगे तो क्या बचेगा A, C कॉमन लोगे तो क्या बचेगा C। पहला स्टेप समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें दो जीरो बनाने का प्रयास करेंगे तो ये देखेंगे कहीं कोई एक ही लाइन में एक से अवयव बन जाए या कुछ और देखें जिससे कि हमारा काम हो जाए इसमें। तो हम ऐसा देखो, अगर R1 में R2 और R3 जोड़ दोगे तो ये 2A प्लस 2B, 2B प्लस 2C, 2C प्लस 2A, 2 कॉमन में आ जाएगा। क्या उससे काम बनेगा ये आपको देखना है। और क्या कर सकते हैं ये देखिए, ऐसे C1 में C3 जोड़कर अगर C3 को घटा दिया C1 में C2 तो A प्लस C में से A प्लस C जाएगा तो क्या बचेगा जीरो। वो भी आसान है, आप कहीं पर भी दो जीरो बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाइन में बनाने हैं। तो हमने क्या किया इसमें, फिलहाल देखिए पहले मैंने क्या किया, R1 में मैंने R2 और R3 को जोड़ दिया है। ये देखिए इसके क्या फायदे होंगे, इसमें एक से अवयव हो जाएंगे, ये 2A प्लस B, 2A प्लस 2B, 2B प्लस 2C, 2C प्लस 2C, 2A, तो ये कैंसिल तब भी हो जाएगा। देखिए क्या किया है, तो R1 में R3 और R2 और R3 को जोड़ा है तो क्या बनेगा, जोड़ो A में ये दोनों जुड़ेंगे A प्लस B और B, तो A और A तो हो जाएंगे 2A और B और B हो जाएंगे 2B, तो 2A प्लस 2B हो जाएगा। यहाँ 2 आप कॉमन में रख लेना, क्या बचेगा A प्लस B। इसमें ये दोनों जुड़ेंगे तो C प्लस B प्लस B प्लस C, तो B और B 2B, C और C 2C, 2B प्लस 2C हो जाएगा, जिसको क्या लिखा जा सकता है 2B प्लस C। और देखिए इसमें ये दोनों जुड़ेंगे तो A प्लस C में A और C जुड़ेगा तो 2A प्लस 2C हो जाएगा, 2 रख लेना कॉमन में तो A प्लस, ये देगी बाकियों को ऐसे लिख दो A प्लस B, B और A, B, B प्लस C, C, B, B प्लस C, C, ये देखिए समझ में आ रहा होगा। R1 में से क्या कॉमन में आ रहा है 2, बाहर निकाल लीजिए, R1 से 2 को वैनिश्ड ले लो, ये देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा 2ABC, क्या बचेगा A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, या A प्लस C को C प्लस A लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, B A, B, B प्लस C, C। देखिए आपकी समझ में यहां तक आ रहा होगा। अब देखिए दो जीरो बनाने के लिए R2 में से R1 घटाओगे तो A प्लस B में से A प्लस B जाएगा, क्या बचेगा जीरो। या ऐसे कह लो R1 में से क्या घटा दो R2, तो A प्लस B में से A प्लस B जाएगा, क्या बचेगा जीरो। ऐसे R3 में से R2 घटाओगे, यहां से R2 में से R3, देखो A प्लस B में से A प्लस B जाएगा, जीरो बचेगा। ऐसे B प्लस C में से B प्लस C जाएगा, जीरो बचेगा। तो R2 में से भी R1 घटा रहा हूं मैं और R3 में से भी R1 घटा रहा हूं, तो A प्लस B में से A प्लस B जाएगा, क्या बचेगा जीरो। ढंग से समझना, कहीं पर भी दो जीरो बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में। तो R2 माइनस R1, A प्लस B में से A प्लस B जाएगा, क्या बचेगा जीरो। R3 माइनस R1 करूंगा तो B प्लस C में से B प्लस C जाएगा, क्या बचेगा जीरो। वही स्टेप अपना लो, क्योंकि यहाँ पे एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में दो जीरो लाना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं, कहीं पर भी दो जीरो बना दो, ये आपको प्रक्रिया मैंने बता रखी है। तो देखिए R2 में एक संक्रिया लगाई, R2 में से क्या घटा दिया R1, तो R2 तो चेंज हो गया, R2 से कुछ नहीं कहना है। अब A प्लस B में से A प्लस B जाएगा, जीरो बचेगा। B में से A जाएगा तो B से B कट जाएगा, C आ जाएगा माइनस का। ऐसे R3 में से भी क्या करा मैंने, R1 घटा दिया, ये देखिए तो क्या होगा 2ABC। घटाइए, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस S। घटाइए
ए प्लस बी में से ए प्लस बी जाएगा, क्या बचेगा 0। बी में से ये घटाना है, बी में से क्या घटाना है, बी प्लस सी। कैसे, बी माइनस का बी हो जाएगा माइनस का सी, बी से बी कट जाएगा, क्या आएगा माइनस सी। स्टेप ध्यान रखना, इसमें से इसको घटाओगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ए से कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का सी। स्टेप ध्यान रखने हैं। ये हो गया, R2 में से R1 कट गया, R3 में से भी R1, B में से A प्लस बी घटाओगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, B से B कट जाएगा, क्या आएगा माइनस ए। B प्लस सी में से B प्लस सी घटाओगे, क्या आएगा 0। C में से ये घटाओगे C माइनस का। ये देखिए समझ में आ रहा होगा। और इजी बनाना है इसको, एक स्टेप और बना लो। R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ दो, A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A, और इजी हो जाएगा। करना चाहो ये भी कर लो, इजी बनाना है तो। R1 में हमने क्या किया, R2 को भी जोड़ दिया और R3 गुणधर्म नंबर 6 से, तो क्या होगा 2ABC जोड़ना। R1 में दोनों जुड़ेंगे, 0 भी जुड़ेगा, तो 0 से जुड़ने से कोई फायदा नहीं, A से A कट जाएगा, या क्या रह जाएगा B। इसमें ये दोनों जुड़ेंगे, C से C कट जाएगा, क्या रह जाएगा B। यहाँ पे A से, यहाँ इसमें ये जुड़ेगा, C और से दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। ये देखिए, बाकियों को ऐसे लिख लो, 0 माइनस सी माइनस ए 0 माइनस ए। देखो इसको आगे और भी हल किया जा सकता है। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो बी में से बी जाएगा, क्या बचेगा 0। तो एक ही लाइन में 2 0 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तुम कहोगे सर इसमें से बी कॉमन ले लो, इसमें से सी कॉमन ले लो, इसमें से, ये भी किया जा सकता है, लेकिन अब इतना सवाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातों को लगाओ या मत लगाओ, करना चाहते हैं यहां तक कर सकते। देखो इसमें से इसको घटाओगे तो बी में से बी जाएगा, क्या बचेगा 0। तो एक ही लाइन में 2 0 दिखाई देंगी। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी आ सकता है, R1 से A, B, R2 से C और R3 से A, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप तो प्रसार कर दीजिए। R1 के सापेक्ष क्या करने पर विस्तार करा दीजिए। देखिए 2ABC, क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस, B के लिए ये हटेगा, इसका गुणा इससे, C का गुणा A से करोगे, क्या आएगा CA, 0 का गुणा माइनस के 0, प्लस माइनस B के लिए ये हटेगा, इसका गुणा इससे 0 ही रहेगा, माइनस A का गुणा C से, माइनस C से, क्या आएगा C। ये देखिए 2ABC, यहां से क्या आएगा B का गुणा ABC, माइनस B का गुणा माइनस C से करोगे, प्लस के ABC। ये ABC और ABC कितने हो गए 2ABC, और इसको हल करोगे तो 2 2 जा कितना हो गया 4, A का गुणा A से A स्क्वायर, B का गुणा B से B स्क्वायर, C स्क्वायर, ये क्या हो गई 8। समझ में आया होगा। तो सभी सवाल एक ही स्टेप से, आप यहाँ से 2 0 एक ही लाइन में भी दिखा सकते थे, कॉमन में हल ले सकते थे, लेकिन चूंकि छोटी सी कैलकुलेशन बची थी, 2 0 मैंने बना ही लिए थे, तो स्टेप को और बढ़ाने की जरूरत मैंने नहीं समझी। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऐसा करने से आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। समझ में आ रहा होगा, ढंग से आ रहा है। आगे के सवाल फिर देखते हैं। देखिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, एक सारणी दे रखी है डेल्टा, जिसके अवयव उसने ऐसे लिख रखे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, और इसके जो सेकंड है ना, सेकंड को फैक्टर उन्होंने कैपिटल लेटर से बना दिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे। ये देखिए वो जो कह रहा है कि यदि इस सारणी में A1 B1 C1 ये अवयव है ना, एक कैपिटल A1 इनके सेकंड हो, तो सिद्ध कीजिए डेल्टा स्क्वायर बराबर, सिद्ध करना है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या, सिद्ध करना है A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ये तो मैंने जानबूझ के लिख दिया, मैं आपको बता रहा हूं A1 का सेकंड कैपिटल A1 है
B1 का सेकंड कैपिटल B1 है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाए थे उपसाड़िक और सेकंड, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस प्रकार सवाल को समझना। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये इसके एलिमेंट और इसके सेकंड हमने कैसे लिखे थे, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे दो नियम समझाए थे तुम्हें कि अगर किसी साड़िक की किसी पंक्ति का उसी के संगत सेकंडों के साथ गुणनफल किया जाए तो ये मान साड़िक के मान के बराबर होता है। पहला नियम से A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, तो ये पूरा मान साड़िक के मान के बराबर होगा। ऐसे इस पंक्ति का इसके सेकंड उसी के सेकंडों के साथ गुणनफल का योग साड़िक के मान के बराबर होता है। और रूल नंबर, ये तो फर्स्ट था। और दूसरा नियम क्या समझाया था आपको, वो देखिए। दूसरा नियम क्या समझाया था कि साड़िक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का अन्य पंक्ति के सेकंडों के साथ गुणनफल का योग शून्य होता है। जैसे A1 R1 के अवयव ले लिए, R2 के सेकंड लिए, A11 F21, A12 F22, A13 F23। यहाँ R1 के अवयव ले रहा हूं, R2 के सेकंड, तो ये पूरा मान कितना होता है, 0। तो ये आपका रूल नंबर सेकंड, ये रूल नंबर। इस क्वेश्चन को करने के लिए साड़िक का, दो साड़िकों का गुणा करना तुम्हें आना चाहिए। तो दो साड़िकों का गुणा आप पंक्ति गुणा पंक्ति विधि लगा सकते हैं या पंक्ति गुणा स्तंभ विधि, तो वो बड़ा अलग टॉपिक है, डायरेक्ट हम गुणा करके बताएंगे। दो तरीके से कर सकते हैं। फिर देखिए, पंक्ति गुणा पंक्ति विधि या पंक्ति गुणा स्तंभ, केवल एक ही सवाल में आया है, इसीलिए उस टॉपिक को पूरे को नहीं पढ़ाया है। तो ये आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, समझ में भी आएगा, तो डायरेक्ट आपका करके बताऊंगा। तो देखिए, ये कोई साड़िक है, ये इसके सेकंड है, वो अगर सिद्ध करना है कि डेल्टा स्क्वायर बराबर इसके आना चाहिए, इसके। तो हमें ये सिद्ध करके आना है। तो हमने क्या किया, इन सेकंडों को एक नई साड़िक मान लिया, माना। सॉल्यूशन देखेंगे अब इसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, मान लिया, माना क्या कि डेल्टा डैश करके मान लिया सेकंडों से बनी साड़िक को, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। और यहां से क्या किया, डेल्टा का गुणा डेल्टा डैश से किया। डेल्टा का मान कितना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये डेल्टा डैश का मान क्या है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये देखिए, ढंग से समझना, ये स्मॉल लेटर है कैपिटल है, ये सेकंड नहीं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये हाँ, ये स्मॉल लेटर, ये एलिमेंट है, ये सेकंड है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसमें एक नया नियम लगाया, पंक्ति गुणा पंक्ति विधि। दो साड़िकों का गुणन दो प्रकार से किया जा सकता है, पंक्ति गुणा स्तंभ विधि या पंक्ति गुणा पंक्ति विधि। आप नहीं लगाना चाहते हो तो ऐसा करो, इसकी पंक्तियों का स्तंभों में बदल दो, क्योंकि साड़िक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर साड़िक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप चाहे तो आप ये मत लगाओ पंक्ति गुणा पंक्ति विधि, आप तो इसको स्तंभों में चेंज करा दो, इसको चेंज करा दो, तो फिर आपको कोई नया नियम सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये A2 B2 C2, फिर आव्यूह की तरह से गुणा कर पाओगे आप, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, एक काम करो, पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करा दो, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। आप जानते हो, साड़िक की किसी पंक्ति तथा स्तंभों, किसी साड़िक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको मैंने चेंज करके लिख दिया, पंक्तियों को स्तंभ बना दिया। अब तो गुणा कर पाओगे, तो आव्यूह में जैसे गुणा करते थे वैसे ही गुणा यहाँ पर करना चालू कर दो। ये मैंने नियम बताया है, इस पर आधारित सवाल है। देखिए, तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर क्या आएगा, गुणा करो, तो कैसे, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो A1 A1 प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस C1 कैपिटल C1।
फिर इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इस प्रकार आएगा। इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा डेल्टा डैश। थोड़ा स्टेप बढ़ा है ये, पंक्ति गुणा स्तंभ, इस तरीके से गुणा कर रहा हूं। तो A1 कैपिटल A1 B1 कैपिटल B1 C1 कैपिटल C1, और जब इसका गुणा इससे करोगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका गुणा इससे करोगे तो A1 A3 B1 B3 एंड C1 C3, ऐसे आएगा। दूसरी पंक्ति का प्रयोग इन सभी में करोगे तो क्या आएगा, यहां से इसका इससे A2 A1 B2 B1 और C2 C1, ये देखिए ये कैपिटल लेटर्स में, ये देखिए ये कैपिटल है, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं ना। इसका गुणा जब इससे करोगे तो A2 A2 B2 B2 C2 C2, इसका गुणा इससे करोगे वही A2 A3 B2 B3 और C2 C3, इसका गुणा जब इससे करोगे तो क्या आएगा, A3 A1 B3 B1 C3 C1, इसका गुणा इसमें करोगे A3 A2 B3 B2 C3 C2, थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन नियम के तहत गुणा कर रहे हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ गुणा। यहां से करना चाहते हो तो पंक्ति गुणा पंक्ति विधि, साढ़े का गुणा दो प्रकार से किया जा सकता है, पंक्ति गुणा पंक्ति और पंक्ति गुणा स्तंभ। इसका गुणा जब इसमें करोगे तो ये क्या आएगा, A3 A3 B3 B3 प्लस C3 C3, तो ये देखिए, तो यहां पर यही बात लागू हो रही है। ये पहली जो थी, ये अवयव है, ये संगत सेकंड है, तो इनके गुणनफल का योग काय के बराबर होगा, साढ़े के, और इन अवयवों का अन्य सेकंडों के साथ गुणा होगा अन्य पंक्ति का, तो उसका मान कितना होगा, 0। तो ऐसे समझ लिया करो, सेम दिखाई दे ना तो ये पूरी वैल्यू डेल्टा हो जाएगी, और अलग अलग दिखाई दे या 1 1 या 2 1 1 2 2 2, तो ये यहाँ पर ये मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखो ये एक से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, A1 A1 B1 B1 C1 C1, ऐसी A2 A2 B2 B2 C2, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो डेल्टा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, डेल्टा, ऐसे। और बाकी ये सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। ये देखिए इतना आ जाएगा, समझ में आ गया होगा ये वाले नियम से। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन यही नियम है जो आपको पढ़ाया था, दो नियम पढ़ाए थे कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसी के संगत सेकंडों के साथ गुणनफल का योग किया जाए तो ये मान सारणिक के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही तो बात हो गई। देखिए ये मान लो कोई सारणिक है, ये इसके सेकंड है, तो इसका और इनका गुणा तो हुआ एक तरीके से, A1 का गुणा A1 से, मतलब पहली पंक्ति का, भैया पहली पंक्ति की तो सेकंड आए A1 A1 B1 B1 C1 C1, तो ये मान सारणिक के मान के बराबर लिख दिया मैंने। ऐसी इसका गुणा इनसे हो रहा है, यहाँ पर देखो A2 A2 B2 B2 C2 C2, ये देख रहे हो, तो ये मान भी किसके बराबर हो गया, सारणिक के मान के बराबर। और अन्य पंक्ति के संग सेकंडों के साथ, जैसे R1 का गुणा इससे हुआ है A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो R1 के अवयव हुए, R2 के सेकंड हुए, तो इनके गुणनफल का योग कितना हो जाएगा, 0, केवल इतनी सी बात। अब देखिए R1 से क्या कॉमन मारा, पूरे में से कॉमन नहीं लेते, सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में से कॉमन लेते हैं, तो R1 से भी डेल्टा कॉमन मारा है, R2 से भी डेल्टा और R3 से भी डेल्टा, तो R1 से डेल्टा, R2 से डेल्टा और R3 से डेल्टा, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन ले दिया। क्या होगा, ये डेल्टा डेल्टा डैश की वैल्यू चल रही है, डेल्टा डेल्टा डैश क्या आएगा, डेल्टा तो यहां से निकला, डेल्टा यहां से निकला और डेल्टा यहां से निकला, क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप ध्यान रखना, अगर कोई इकाई आव्यूह है तो उसके सारणिक का मान 1 होता है। अब इसका प्रसार करने की जरूरत नहीं है, प्रसार करोगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 - 0 1 आएगा, तो इस पूरे सारणिक का मान कितना आएगा, 1।
ध्यान रखना इकाई आव्यूह के सारणिक का मान सदैव 1 होता है। तो इस पूरे का मान कितना हो गया 1। प्रसार करके देखना चाहो अलग से देख सकते हो। तो अब इसको थोड़ा और हल कर लीजिए। तो यहां से फिर देखो एक बार और, तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर कितना हो गया डेल्टा क्यूब, और ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1। डेल्टा से ये डेल्टा स्क्वायर बार कट जाएगा, तो डेल्टा डैश बराबर किसके हो गया डेल्टा स्क्वायर, अर्थात या उल्टा करके लिख सकते हो डेल्टा स्क्वायर बराबर किसके हो गया डेल्टा डैश। और डेल्टा डैश हमने किसको माना था, अभी पीछे देखा डेल्टा डैश हमने इसी को तो माना था a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। अभी इसी को मान के चले थे शुरू में, प्रूफ हो गया। तो ये आपकी समझ में ढंग से आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ये किस तरीके से किया है। थोड़ी इंक प्रॉब्लम है, अभी इसमें इंक डलवाते हैं। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये हमारी प्रश्नावली थी 4.2, और इसके बाद हम द्विविध प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। इंक प्रॉब्लम है 2 मिनट में, अभी तो इस पूरे को हटाते हैं, आगे के सवाल फिर देखते हैं। तो ये आपकी 4.1 और 4.2 यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसका अगला टॉपिक बढ़ता है विविध प्रश्नावली का, जिसके लगातार क्वेश्चन आप करके देखोगे तो सब आसान आसान है। तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद खुद करके देखना। मैंने आपसे कहा भी था 1 से लेकर 11-12 तक के क्वेश्चन इसके आसान है। तो देखते हैं विविध प्रश्नावली के छोटे छोटे सवाल है। तो पहले देखते हैं विविध के, स्टार्टिंग के 2-4 सवाल हल करके बताता हूँ मैं आपको। विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 4, ये लास्ट टॉपिक है इसका। और ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है, इसमें काफी क्वेश्चन है, तो करीब 3-4 दिन का इसमें वर्क है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। तो पहला है सारणिक का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक डिटर्मिनेंट दे रखी जिसमें क्या दे रखा है cos 18 डिग्री माइनस के cos 10 डिग्री sin 18 डिग्री और sin 10 डिग्री 80 डिग्री, ये 80 और sin 10 डिग्री। इस सारणिक का मान पूछा है क्या होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए इसका मान क्या होगा, छोटे छोटे मान है, डेल्टा करके लिख लेते हैं सारणिक को। cos 80 माइनस के cos 10 sin, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, इस प्रकार की वैल्यू उसने दे रखी। तो आप तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, 2x2 के कोटि के सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर। तो इसका गुणा cos 80 का तो sin 10 से cos 80 sin 10 माइनस sin 80 का गुणा माइनस के cos 10 से करेगा तो माइनस और आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin 80 cos 10। अब ये फॉर्मूला बन गया, आगे पीछे लिख दो बस चाहे तो। sin 80 डिग्री cos 10 प्लस cos 80 डिग्री sin 10, ये देखिए। तो ये फॉर्मूला बन गया सीधा sin a cos b प्लस cos a sin b। किसका मान बन गया ये sin a प्लस b का, sin a प्लस b, ये देखिए ये 10 sin a cos b प्लस cos a sin b। 80 और 10 कितनी हो गई 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। ये हम पहले से जानते हैं, समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था। तो ये आते रहते हैं 1 नंबर में, लेकिन चूंकि इसमें से 3 नंबर का एक ही सवाल पूछा जाता है तो इसलिए इनके चांस कम होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे पूछ भी सकता है, क्योंकि अपना एक चैप्टर और आएगा, अगला चैप्टर व्युत्क्रम आव्यूह रैखिक समीकरण, या तो इसी टाइप के सवाल उसमें भी आएंगे, वहां पे भी सारणिक का प्रयोग आएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, वो अगर आप प्रथम स्तंभ के सेकंड पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कोई सारणिक है, क्या है 5 20 3 माइनस 1, 5 20 3 माइनस 1। ये देखिए क्या कह रहा है, इसका प्रथम स्तंभ के सेकंड, प्रथम स्तंभ के सेकंड। देखिए ये अवयव किस प्रकार लिखे हैं, a11 a12 a21 a22, इस प्रकार के अवयव है। तो प्रथम स्तंभ के सेकंड पूछे, प्रथम स्तंभ के सेकंड, सेकंड आपको निकालना आना चाहिए।
तो प्रथम स्तंभ कौन है, ये वाला 5, 5 का मतलब A11 का शेखंड, ये निकालना है आपको। तो A11 का शेखंड कैसे निकालोगे, इसको क्या पढ़ोगे, F11 माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 1 M11, उचित चिन्ह के साथ उपसारित क्या कहलाता है, शेखंड। अब माइनस की घात प्लस है तो प्लस ही रहेगा। M11 कैसे निकालोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दोगे, क्या आएगा -1, और -1 के शारीरिक का मान -1 ही होगा। ये मापांक का चिन्ह मत समझ लेना, ये ध्यान रखना। ऐसे ही प्रथम स्तंभ में दूसरा अवयव कौन है, 3, 3 का मतलब ये कौन है, A21 का शेखंड, ये पूछा है। तो कैसे लिखोगे इसको, F21, फॉर्मूला क्या अपनाओगे, -1 की पावर 2 प्लस 1 M21, माइनस की पावर विषम है तो माइनस आएगा, और M21 का मान दूसरी पंक्ति छोड़ दोगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति छोड़ दी पहला स्तंभ क्या आया 20, तो 20 के साढ़े का मान 20, तो कितना आया -20। आपकी समझ में ढंग से आ रहा होगा। तो यहाँ प्रथम स्तंभ के जो शेखंड हैं वो कौन कौन से निकल के आए, -1 तथा -20। आपकी समझ में आया। तो इस तरीके से आपको करना है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन में फिर कहा है, यदि डेल्टा बराबर 1 दे रखा है एक शारीरिक, तो दूसरे शारीरिक का मान किसके बराबर होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कराता हूं मैं, देखिए इसके आपकी समझ में आते चलेंगे सब, और प्रयास खुद करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, वो जो दिया है, एक शारीरिक दे रखी जिसको डेल्टा के बराबर कहा है, इसके अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 4। वो जो कह रहा है, अगर ये पूरा शारीरिक डेल्टा के बराबर है तो इसका मान पूछा है, किसका मान, -2 -4 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -8 -10 -12 और -2 -4 -8 -2 -4 इस शारीरिक का मान क्या होगा। ये दिया है कि ये पूरा मान डेल्टा है, अगर इस शारीरिक का मान डेल्टा के बराबर है तो इस शारीरिक का मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, आसान है। इस शारीरिक का मान आपसे पूछा है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8। आप तो वही प्रक्रिया अपनाइए कॉमन वाली, शारीरिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अगर कोई राशि उभयनिष्ठ है तो उसे शारीरिक से बाहर निकाला जा सकता है। तो R1 में क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है, -2, R2 में भी -2, R3 में भी -2, सब में से कॉमन ले लो। R1 से -2, R2 से -2 और R3 से भी क्या कॉमन ले दिया, -2। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं आप, कॉमन। तो निकाल लो, तो -2 R1 से निकाल लिया, -2 R2 से, और -3 ही R3 से। क्या ऐसे बचेगा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से क्या बचेगा, -2 कॉमन लेने पर 4 5 6, यहाँ से -2 1 2, ये -2 गुणा -2 गुणा -2, ये तो -8 हो गया, और ये पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं किसके बराबर हो गई, डेल्टा। यही हमारा आंसर है, लगा दिया फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर इस शारीरिक का मान डेल्टा है तो इस शारीरिक का मान -8 डेल्टा आया है। कितना आया है, -8 डेल्टा। केवल आपको गुणधर्मों का प्रयोग करना है और कुछ कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आगे के क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब गुणधर्मों पर आधारित है। तो ये कहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक इस शारीरिक के बराबर है। तो आप देख लो किस शारीरिक को किसके बराबर कह रहा है। शारीरिक के गुणधर्मों का उपयोग करके देख लेना, पंक्तियों को स्तंभों में बदल के देख लेना, आप समझ में आ जाएगा कौन सा है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। तो ये 2-3 क्वेश्चन बीच में मैंने आपके लिए छोड़ दिए, छोटे छोटे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक शारीरिक कह रहा है इसका मान किसके बराबर है। अच्छा सवाल है, इसीलिए लिया है। छोटे छोटे सवाल थे, 2-3 मैंने करा दिए, 2-3 आप कर लेना। चौथा और पांचवा आसान है, पांचवा बिल्कुल अभी जैसा है, अभी किया था ना cos 80 sin 10, इस तरीके से।
चौथे सवाल में गुणधर्मों का प्रयोग करके देख लेना साइड किसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि साइड का मान किसके बराबर होगा। वैल्यू किस प्रकार दी है 1 1 1 या बी सी सी ए बी और यहाँ a इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी प्लस ए एंड सी इंटू ए प्लस बी। वो यो कह रहा है इस साइड का मान क्या होगा या किसके बराबर है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, हालांकि पेपर में आपका ऑप्शन वाला सवाल कोई नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें नहीं आते हैं, तो सवाल तो आपका ऐसे ही बन के आएगा इस साइड का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणधर्मों का प्रयोग कराना है, 2 जीरो बनाने हैं, प्रसार करना है, देखना है। फिलहाल इसमें ऐसी कोई टेक्निक देखो कि सारे अवयव एक से हो जाएं, तो इसको थोड़ा सा सरल करके देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी। बी सी सी ए। अब देखो इसको अंदर पढ़ा करोगे तो क्या आएगा ए बी प्लस ए सी मत पढ़ा करो, अब सी ए पढ़ा करो। आपको उस दिन भी पढ़ाया था ए बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, चक्रीय क्रम में। ए का गुणा बी से हो या बी का गुणा ए से, हमेशा ए बी पढ़ते हैं, बी सी पढ़ते हैं और सी ए पढ़ते हैं, चक्रीय क्रम। ऐसे ही इसका अंदर गुणा करो तो बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी। ये देखिए मैंने क्या किया, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको, एक से अवयव बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसके तीसरे स्तंभ में संक्रिया लगा रहा हूं, तो तीसरे स्तंभ में किसको जोड़ रहा हूं, दूसरे स्तंभ को। ऐसा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा वो आपकी समझ में अभी आता है। देखिए तुम कहोगे सर आपको कैसे आइडिया हो रहा है कि इस तरीके से आना है। आइडिया इसमें कुछ नहीं होता, केवल गुणधर्मों का प्रयोग करके देखते हैं क्या अवयव एक से बन रहे हैं। तो अगर इसमें ये जुड़ेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी तो एक से अवयव हो जाएंगे, बाहर निकल आएगा। तो थोड़ा सा ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जोड़ो, इसमें ये आके जुड़ेगा, तो ऑर्डर में बना के लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे देखिए आगे पीछे लिख लो, योग में तो आप किसी को आगे। अब बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, तो ऑर्डर बना के लिख दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे इसमें ये जुड़ेंगे सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी, तो तरीके से लिख दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या देख पा रहे हैं आप, C3 का प्रत्येक अवयव एक सा हो गया कि नहीं हो गया, साइड से इसको बाहर निकाल दो। तो C3 से क्या कॉमन मारा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उभयनिष्ठ लेने पर अगर ऐसा करोगे तो यहां से क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन ले दिया, कहां से, C3 से। तो ये तो ऐसे रहेगा 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहां पर क्या बचेगा फिर 1 1 1। अब देखो इस साइड को देखते ही तुम्हें क्या याद आ रहा है, कुछ बात याद आ रही है। इस साइड का मान क्या होगा, ऐसा कहीं हमने कुछ आपको बताया है। गुणधर्म नंबर आपको पढ़ाया था, यहाँ पर तीसरा गुणधर्म ये बताया था कि साइड की अगर कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो साइड का मान 0 होता है। तो इस पूरे साइड का मान कितना होगा, 0। प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो प्रसार कर लो, करोगे सरल कराओगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर तीसरा पहला स्तंभ तीसरे स्तंभ के बराबर है, और डेल्टा बराबर क्या रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इस साइड का मान किसके बराबर हो गया, 0 के, कारण चूंकि C1 बराबर है C3 के, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम के बराबर है। अब 0 का गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से करोगे तो क्या आएगा 0। ये देखिए, तो इस पूरे क्वेश्चन या पूरे साइड का मान कितना निकल के आया, 0। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां, वही ओमेगा इकाई का घनमूल दिया है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ओमेगा इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल। तो आप जानते हो ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ये दो प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं। वो जो अगर यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो इस साइड का मान क्या होगा। ये देखिए एक साइड है जिसको डेल्टा करके लिख लो, बताइए क्या दे रखा है, 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 1 और ओमेगा की पावर 8 1 ओमेगा की पावर 4। वो यह कह रहा है कि अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस साइड का मान क्या होगा। मैंने डेल्टा करके लिख दिया साइड को।
इन दोनों बातों का प्रयोग आप कर सकते हो, तो इसको सरल करा दो। अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा की घात 4 को क्या लिख पाओगे आप? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यू का मान कितना हो गया? 1 इंटू ओमेगा, तो वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा। सरल करा लो थोड़ा सा। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिख पाओगे आप? ओमेगा की पावर 8 को लिख पाओगे ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की घात 6 को ओमेगा क्यू का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यू का मान कितना हो गया? 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की घात 4 की जगह ओमेगा लिख दो, और ओमेगा की पावर 8 की जगह क्या लिख दो? ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ढंग से आ रहा होगा। तो अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो हम ये दो गुणधर्म जानते हैं, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का पढ़ा था सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर में, ओमेगा इकाई का घनमूल। तो बस इसको लगा के हल कराना। देखिए तो 1, ये वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1। 1/2 का गुणधर्म अपनाया मैंने, C1 में C2 C3 को जोड़ दो, या R1 में R2 R3 को। तो R1 में मैंने क्या दिया? R2 को भी जोड़ दिया और R3 को। तो क्या होगा यहां से ये समझिए, 1 में ये दोनों जुड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ओमेगा में दोनों जुड़ेंगे ओमेगा प्लस स्क्वायर +1। ऑर्डर बना के लिख दो, अरे आगे पीछे लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ओमेगा स्क्वायर में ये दोनों जुड़ेंगे ओमेगा स्क्वायर +1 प्लस ओमेगा। तरीके से लिख दो इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकियों को ऐसे लिख दो। देखिए अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर बताया था? 0 के। अब ये हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर काय के है? 0 के। ये 0 के बराबर है, तो आप साइड में रखोगे ये मान, तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब यहां से क्या याद आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पर साइड के दो स्तंभ समान थे तो साइड का मान कितना था? 0। और ऐसे गुणधर्म नंबर 8 में आपको पढ़ाया था कि यदि किसी साइड की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो साइड का मान कितना होता है? 0। तो इस साइड का मान कितना हो गया? यही हमारा आंसर है। लिख देना, चूंकि R1 का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 0। R1 का प्रत्येक अवयव कितना है? 0। आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। तो मैंने आपको 1 से लेकर कहां तक सवाल करा दिया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये सारे सवाल इसी टाइप पर आधारित हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आप 7-8 सवाल आप घर पे करके देखना। कल इसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कराऊंगा 15वां, और बीच में छोटे छोटे अगर मुझे कोई क्वेश्चन कठिन लगेगा तो मैं करा दूंगा, आप कमेंट में लिख के देना। तो आज आपकी विविध प्रश्नावली के आपके 4.2 के 3 सवाल थे वो कंप्लीट हो गए। विविध प्रश्नावली के 1 से लेकर 7 तक हो गए, इसमें 2 करने को दिए। 8 से लेकर आपको 14 तक आपको खुद करने हैं। 1.5 का वही कॉन्सेप्ट चलता है। आज आपको एक सवाल आपको और कराया था बोर्ड एग्जाम में, जो आज ही पूछा गया है, आज 18/6/2020 को बोर्ड एग्जाम में वो सवाल आया है, तो वो भी करा दिया मैंने आज। तो 3 नंबर ये आपके बड़े आसानी पूर्वक आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और अभी एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आज की क्लास मुझे लगता है ढंग से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास अगले टाइम। थैंक यू।